how can someone become a tax filer? कि ये tax क्वेश्चन हमें भी सुनने में बहुत आता है कि यार हम क्यों टैक्स में रजिस्टर्ड हो, हमें नोटिस आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो प्रोफाइल बेनिफिट्स क्या हैं। सब सेल टैक्स क्या है जी, उस पे जो प्रोडक्ट है जिस पे सेल टैक्स लग रहा है उसका जो बेनिफिट है वो मैन्युफैक्चरर या बिजनेसमैन ले रहा है, लेकिन जो सेल टैक्स है वो एंड कंज्यूमर में पे कर रहा है। Assalamualaikum, ladies and gentlemen. मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल and I would like to welcome all of you to the very first episode of Sidekicks podcast, where we will dive deep into the world of business and tax consultancy. आप लोगों के बहुत सारे इनकम टैक्स से रिलेटेड सवालात हमें मौसूल होते रहते हैं थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स. सो वी थॉट व्हाई नॉट मेक अ डिटेल्ड वीडियो जिसके अंदर आप लोगों के कॉमन कंसर्न्स, कॉमन क्वेश्चंस को हम लोग एड्रेस करें. So today we have our expert with us, Mr. Mustajabul Hassan, who is our senior tax resource leading our tax team. We would definitely want him to answer all of your queries, especially the common ones, in a bit detailed way, ताकि आप लोगों के सारे concerns, सारे questions को हम लोग आज address कर सकें. So let's get on with that. Sir, first of all, thank you so much for Welcome. being on the very first My podcast. pleasure, no problem. Right, so let's get on with it. सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों को रिसीव होता है और बहुत ज्यादा बेसिकली हम लोग इसको देखने को मिल रहा है हमें थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स, which is how can someone become a tax filer? कि टैक्स फाइलर बनने के लिए क्या क्या चीजें बेसिकली हमें चाहिए होती हैं and how can we become a tax filer? बिलाल, इसमें ना बड़ा सिंपल सा एक आंसर करूंगा मैं इसका कि कुछ लोग आपने एफपीआर के साथ रजिस्टर्ड होना है, कुछ लोग रजिस्टर्ड हो जाते हैं, उनका एनटीएन बन जाता है, वो समझते हैं हम फाइलर हो गए. नॉट दैट सिंपल जी. कि आपने पहले एनटीएन बनाना है, देन आपने रेलेवेंट टैक्स ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है. Okay. तो आपको इसके जो रिक्वायरमेंट है वो चाहिए होता है आपका सीएनआईसी, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस जो सीएनआईसी पे आ रहा है, या जहां आपका अगर कोई और एड्रेस है तो वो भी एड्रेस आप दे सकते हैं. Right. आपका फिर यह है कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो आपको गोशवारा कह रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न कह लें, जी जी. उसमें आपने सारी डिटेल अपनी बतानी होती है. जो मेन उसमें चीज़ है वो आपके एसेट्स हैं, आपकी इनकम है, आपका टैक्स डिडक्शन है कि आपने कितना अर्न किया, कितना लगाया और कितना बचाया. Okay. उस रिटर्न जब आपकी फाइल हो जाती हैं तो फिर आपको देखना पड़ता है, अगर आप विद इन टाइम बाउंड कर रहे हैं तो फिर आपको एटीएल सरचार्ज तो पे नहीं करना पड़ेगा, आप फर्स्ट मार्च को जाके फाइलर हो जाएंगे. लेकिन आप कहते हैं यार मुझे इमीडिएट फाइलर होना है, एट द स्पॉट मुझे फाइलर होना है, मैंने जगह ट्रांसफर करवानी है, मैंने कैश विड्रॉल करवानी है, वट एवर, मुझे 1 घंटे में फाइलर कर दो. तो उस सिनेरियो में आपने 1000 का एक एटीएल का चालान भी पे करना होता है, जो कि एफपीआर e.fbr की वेबसाइट है, वहां से आप जनरेट करते हैं. बड़ा सिंपल सा थोड़ा सा उसका वो फॉर्मेट सा बना है, आप वो फिल करते हैं तो आपका एटीएल का चालान जनरेट होता है, जो आप किसी भी मोड ऑफ पेमेंट्स कर सकते हैं, इजी पैसा, मोबाइल से. जब आपका एनटीएन बन गया, आपने टैक्स रिटर्न सबमिट कर दी और देन आपने एटीएल का चालान पे कर दिया, जब ये तीनों स्टेप हो जाएंगे देन आप यू विल बी अ फाइलर. राइट. एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट के अंदर मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अगर आपने एटीएल के अंदर आना है, जो आप बता रहे हैं कि 1000 रुपीज का सरचार्ज है जो कि आपने पे करना था, वो नॉर्मली उस केस में करना है कि आपने लास्ट टैक्स ईयर और डेडलाइन के अंदर टैक्स फाइलिंग नहीं की. जी जी. और अब आप ये चाह रहे हैं कि आपका जो स्टेटस है वो एक्टिव टैक्स फाइलर्स लिस्ट के अंदर आ जाए इमीडिएटली. जी जी. तो उस केस के अंदर हाँ, उसमें एक और ये है कि जैसे ही आप वो एटीएल का चालान पे करेंगे तो आप एक एक्टिव लेट फाइलर शो होंगे. अक्सर क्वेश्चन ये भी आता है कि यार लेट फाइलर क्यों शो हो रहा हूँ मैं. ये एफपीआर ने एक नया रूल बना दिया कि अगर आप ड्यू डेट के बाद कोई रिटर्न फाइल करते हो तो आप लेट फाइलर कंसिडर होगे. उसमें आपको इफेक्ट पड़ेगी जब आप प्रॉपर्टी सेल या परचेज कर रहे हैं. मतलब इसके अलावा प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज या कोई एसेट सेल एंड परचेज के अलावा इसका और कोई इफेक्ट नहीं है. जस्ट प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज पे इसका इफेक्ट है. और आप कैश विड्रॉल करते हैं, बैंक के प्रॉफिट्स आप आ रहे हैं, आपका टोकन टैक्स पे होने हैं, आपकी सैलरी का टैक्स है, आपकी प्रॉपर्टी टैक्स है, वहाँ कोई कॉन्सेप्ट ये एप्लीकेबल नहीं है. जस्ट प्रॉपर्टी और सेल और परचेज पे कॉन्सेप्ट लेट फाइलर एप्लीकेबल होता है. राइट. ठीक है, बिल्कुल सही है. थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल्ड आंसर. हम इन चीजों को थोड़ा ब्रेक डाउन भी करेंगे अपने ऑडियंस के लिए, ताकि उनको अंडरस्टैंडिंग के अंदर थोड़ा हेल्प हम कर सकें और उनकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके.
सेकंड क्वेश्चन जो कि एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन एक्टिव टैक्स फाइलर? अच्छा, ये क्वेश्चन हमें भी सुनने में बहुत आता है कि यार हम क्यों टैक्स में रजिस्टर्ड हो, हमें नोटिस आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो फाइल। बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट्स इसके हैं, बहुत हैं, लेकिन जो हाईलाइटेड बेनिफिट्स हैं जो एक आम इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी बिजनेसमैन को ज़रूरी है जानने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे होते हैं तो फाइलर के लिए उसके ऊपर 3% रेट्स हैं, लेट फाइलर के लिए 6% और नॉन फाइलर के लिए 12%। देन उसके बाद ये वेरी कर रहे हैं, डिफरेंट स्लैब्स बने हुए हैं। कैश विड्रॉल है आपका, अगर आप एक नॉन फाइलर कैश विड्रॉ करवाता है 1 लाख रुपए तो उसका 600 रुपये टैक्स कटेगा। अगर फाइलर करवा रहा है तो उसका कोई टैक्स नहीं कटना। देन टोकन टैक्स है, अगर एक नॉन फाइलर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, एक नॉन फाइलर कर रहा है तो उसको डबल पे करनी पड़ेगी। जब आप फाइलर बन जाएंगे तो वही आपकी फी हाफ हो जाएगी, इनकम टैक्स उसमें हाफ हो जाएगा। तो डिफरेंट सिनेरियोज में है, आपको फायदे इस तरह नहीं है। और उसके अलावा जिन्होंने अपने फिक्स्ड अकाउंट बनाए हुए हैं, जिनको प्रॉफिट्स और डेट्स आ रहा है, या सेविंग अकाउंट है जिनको बैंक से प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उनका ये है कि 35% उनका टैक्स विदहेल्ड होगा अगर वो नॉन फाइलर है, और जस्ट 15% उनका विदहेल्ड होगा इन केस ऑफ अगर वो फाइलर है तो ये डिफरेंस है जहाँ पे नॉन फाइलर और फाइलर को डिफरेंशिएट किया है। और अब तो थोड़ा सा और भी कम्प्लेक्स सिनेरियो ये हो गया है कि अगर आप फाइलर नहीं बने तो आपके मोबाइल नंबर बंद हो जाएंगे। तो उस वजह से आपने फाइलर बनना है। तो वो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप इस दुनिया में जिंदा रहें तो आपको फाइलर होना चाहिए। राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन जो कि हम लोग नॉर्मली रिसीव किया है हमने बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली, वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स? बहुत सारे लोग इन टर्म्स को कंफ्यूज करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जिसकी ये डोमेन नहीं है उसके लिए बिल्कुल ऐसे ही है, डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप काइंडली थोड़ा सा हमें ये बता सकें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों की आपस में एडजस्टमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती? जी बिलाल साहब, एक्चुअली अगर हम टैक्स लॉज वगैरह को देखें या टैक्स का बैकग्राउंड देखें ना, तो उसमें 2 तरह के टैक्स सिस्टम में होते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है कि जो बंदा अर्न कर रहा है उसने देना है। अच्छा, जैसे आप अब सैलरी अर्न कर रहे हैं या बिजनेस अर्न कर रहे हैं, आपने उस पर प्रॉफिट कमाया है तो आपने उसके ऊपर टैक्स देना है, वो डायरेक्ट टैक्स होगा। एक है इनडायरेक्ट टैक्स कि कमा कोई और है लेकिन टैक्स आपने देना है, थर्ड पर्सन ने देने हैं जो कमा नहीं रहा। इन सिनेरियो में अगर आप देखें तो जो सेल टैक्स है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है और जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। अच्छा, जो है सेल टैक्स क्या है जी? उस पे जो प्रोडक्ट है जिसपे सेल टैक्स लग रहा है उसका जो बेनिफिट है वो मैन्युफैक्चरर या बिजनेसमैन ले रहा है, लेकिन जो सेल टैक्स है वो एंड कंज्यूमर में पे करना है। उस 18% एंड कंज्यूमर पे करेगा क्योंकि वो चीज कंज्यूम कर रहा है। इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो कभी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आपस में मर्ज नहीं हो सकते, ये दोनों डिस्टिंक्ट रहेंगे, ये दोनों सेपरेट रहेंगे। अक्सर क्लाइंट्स डाटा लेके आते हैं जब हमारे पास, तो साथ उन्होंने कुछ वो जो परचेजिंग की हुई है स्टोर्स वगैरह से, पीओएस सिस्टम से, तो उसमें सेल टैक्स कैटेगोरिकली मेंशन होता है। तो वो कहते हैं यार ये भी हमने टैक्स पे किया, ये भी क्लेम करें। तो ये सिनेरियो बहुत देखने में आया है। तो वो आप ये है कि वो सेल टैक्स इधर इनकम टैक्स गोशवारों में क्लेम नहीं कर सकते, उसके क्लेम करने के सिनेरियो थोड़े डिफरेंट है। वो आगे हम जब उस सेल टैक्स की डिटेल में जाएंगे तो हम तब उसको डिस्कस करेंगे। जरूर, बिल्कुल ठीक है। एक और क्वेश्चन जो हमें रिसीव होता रहा है प्रीवियस कुछ दिनों में, हाउ कैन आई क्लेम और गेट अ रिफंड फॉर ओवरपेड टैक्सेस? मतलब अगर किसी ने ओवरपे कर दिया टैक्स, जो कि एक बहुत कॉमन सिनेरियो है आई बिलीव। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस केस के अंदर रिफंड क्या पॉसिबल है इस चीज को अगर आप? जी बिल्कुल, रिफंड का एक प्रोसेस है पूरा। जब आपने इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल कर दी है विद इन ड्यू डेट, तो फिर आपने एक एप्लीकेशन देनी है रिफंड की। वो आप एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन दे के ये है कि आपने सो नहीं जाना उसका फॉलो अप करना पड़ेगा। आपका जो रेलेवेंट आपका रीजनल टैक्स ऑफिस आरटीओ है, जो टैक्स ऑफिस वो है, या उसमें आप जाएंगे, उन्हें बोलेंगे यार ये मेरा रिफंड बन रहा है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मैं सैलरी ले रहा हूँ, मेरी सैलरी पे टैक्स कट रहा है, उसी सैलरी से मैंने प्रॉपर्टी परचेज की थी, उस प्रॉपर्टी पे मेरा ₹1,00,000 टैक्स कट गया, तो जो कि एक्स्ट्रा अब आ रहा है, मेरा रिफंड बन रहा है, तो आप मुझे वो रिफंड पे बैक करें। तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, वो आपसे टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स मांग सकते हैं। तो आपने उन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी, वो सेटिस्फाई हो गए,
तो वो आपका एक ऑर्डर पास कर देंगे कि यार इस बंदे का इतना रिफंड बनता था, तो हम जो आपका ऑफिसर होगा, असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर व्हाटएवर जो भी होगा, वो आपके एक ऑर्डर पास कर देगा। तो आपको जब वो ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर आपके सिस्टम में शो हो जाएगा कि यार आपका रिफंड प्रोसेस हो गया है। जी। लेकिन जैसे ही ऑर्डर पास होगा आपको रिफंड मिल नहीं जाएगा। अच्छा। वो जो ऑर्डर है वो जाएगा एफपीआर के हेड ऑफिस में। सही। एफपीआर के हेड ऑफिस वाले फिर आपका जो प्रोफाइल, उसमें एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि आपका जो प्रोफाइल है, जो आपका IRS पे बना हुआ है, उसमें आपका बैंक अकाउंट की डिटेल प्रॉपरली मेंशन हो सारी। सही, मतलब वो कनेक्टेड होना चाहिए। जी जी, उसमें आपने बैंक अकाउंट दिया होगा, IBN नंबर जो आपने दिया हुआ होगा, उसमें एफपीआर वाले पहले तो पे ऑर्डर बना देते हैं, लेकिन अब वो डायरेक्ट वो ट्रांसफर कर देते हैं जी, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जिसकी वजह यही है कि बेसिकली डायरेक्टली किसी के बैंक अकाउंट को वो अमाउंट हिट जी जी, उसी बंदे को मिले जिसका रिफंड है। जी, सही सही। ओके, इसके अलावा व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर गेटिंग अ टैक्स रिफंड? ये आपने आई बिलीव कवर कर जी जी, वो कर दी है, बिल्कुल किस तरह ऐसे से है। करना है, मतलब हमने जस्टिफिकेशन तो देनी है उस जी चीज की कि जी, अगर आपने कोई या एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है, बिकॉज एफपीआर का राइट है कि अगर आपको वो आपको करे, इन्वेस्टिगेट करे कि यार कहीं आप गलत चीज तो नहीं क्लेम कर रहे, मतलब गवर्नमेंट के ट्रेजरी से लॉस तो नहीं जा रहा, कि आप वाकई वैलिड क्लेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो उसने एक दफा जस्टिफिकेशन लेनी है आपसे, तो वो आपने उसमें परेशान नहीं होना। अगर आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन है तो आप बेधड़क होकर टैक्स ऑफिस जाए, उन्हें डॉक्यूमेंट्स दें और उनसे कहें कि यार मेरा ऑर्डर पास करें रिफंड का। बिल्कुल।